हरियाणा में बीजेपी विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक 16 अक्टूबर को होने वाली है और इसमें दोनों केंद्रीय पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने 90 सदस्यों वाली विधानसभा में 48 सीटें जीती। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा का चुनाव नायब सिंह सैनी के चेहरे पर लड़ा। इसकी घोषणा खुद अमित शाह ने पंचकुला में एक चुनावी सभा में की थी। ऐसे में उनका मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है, लेकिन पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता हरियाणा चुनाव होने से काफी पहले से मुख्यमंत्री पद की सार्वजनिक तौर पर दावेदारी पेश करते रहे। इन नेताओं में से एक काफी ज्यादा वरिष्ठ हैं और वो अपनी वरिष्ठता के आधार पर सीएम की कुर्सी पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये बड़े नेता हैं अंबाला कैंट से 7वीं बार विधायक चुने गए पूर्व मंत्री अनिल विज। हालांकि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर के, लेकिन हालिया दिनों में वो रोल बैक कर गए। काउंटिंग के दिन भी विज अपनी वरिष्ठता के आधार पर सीएम पद पर दावेदारी पेश करते हुए सुने गए। अब चूंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कमान अपने हाथ में ले ली है, तो जाहिर है कि पार्टी जो तय करेगी वो हरियाणा के सभी वरिष्ठ नेताओं को मान्य होगा। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ न्यूज रूम से कनेक्टेड है। अदिति, दो यहाँ पर सवाल उठते हैं। पहला तो ये कि गृह मंत्री अमित शाह खुद पर्यवेक्षक बनकर के जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अंदर खाने बीजेपी में हरियाणा में सब कुछ ठीक है, और अगर ठीक है तो फिर गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक बनने की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। क्या अनिल विज को लेकर के कोई मतभेद नजर आ रहा है अंदर? देखिए, जाहिर तौर पे अमित शाह मतलब डिसिप्लिन पार्टी के अंदर, और ऐसा नहीं है कि अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों को अक्सर पर्यवेक्षक बना के भेजा जाता है। पर्यवेक्षक वो व्यक्ति होता है जो थोड़ा सीनियर होता है, और सीनियर होने के नाते उनको पता है कि विधायक दल की बैठक में क्या कुछ होता है। और जाहिर तौर पे जब सीनियर व्यक्ति आके कोई राय मशवरा करता है तो वो बैकग्राउंड समझता है उस स्टेट का, वो ये समझता है कि आलाकमान की मंशा क्या है, तो वो विधायकों, उस स्टेट यूनिट और आलाकमान के बीच का ब्रिज होता है। तो पर्यवेक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है हर उस सिनेरियो में। कई बार ऐसा होता है कि बहुत मार्जिन लाइन पे सरकार बनी होती है, तब बहुत महत्वपूर्ण होती है। पर एक और वजह है जब बहुत महत्वपूर्ण होती है पर्यवेक्षक की भूमिका, जब मनी मन बहुत सारे ऐसे विधायक होते हैं जो मुख्यमंत्री बनने की चाह रखते हैं, लेकिन आलाकमान उसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, या तो वो जाति समीकरण में फिट बैठे या वो आलाकमान द्वारा उस थॉट प्रोसेस में फिट बैठे। जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आउट ऑफ द बॉक्स मुख्यमंत्री बनाए गए। तो कहीं ना कहीं पर्यवेक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और जब बात अमित शाह की हो, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और वो बतौर पर्यवेक्षक गए हैं। अब देखिए, अनिल विज का जिक्र करें जिनका नाम स्पीकर के दौड़ में आगे है। हालांकि अनिल विज ने लगातार पूरे चुनाव के दौरान भी यहाँ तक कह दिया कि अगली बार मिलेंगे तो मुख्यमंत्री आवास पर मिलेंगे। अनिल विज और अनिल विज के समर्थक ये जानते हैं और ये चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, ठीक वैसे ही जैसे राव इंद्रजीत सिंह चाहते हैं। तो ऐसे कई आवाज़ें हैं जो ये चाहती हैं कि हम मुख्यमंत्री रेस में रहें। जैसे कुछ और नामों का जिक्र करूं, वो मुख्यमंत्री भले ही नहीं बनना चाहते, लेकिन वो पिछले 5 दिन से हरियाणा भवन में मौजूद हैं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। अब अगर मैं नाम के तौर पे कहूँ तो रणधीर पनिहार हैं, घनश्याम सर्राफ हैं, राजकुमार गौतम है, विनोद भयाना है और राजकुमार कश्यप हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो पिछले 3 से 5 दिनों के अंदर हरियाणा भवन दिल्ली में मौजूद हैं और लगातार केंद्रीय मंत्रियों से सिफारिश कर रहे हैं। तो उनके पास एक पैगाम आता है और कहा जाता है कि यहाँ पर सिफारिशों से कुछ नहीं होता। अब ये वो वाली भाजपा नहीं है कि सिफारिश हो जाए, फ़ोन चला जाए और आपको पद मिल जाए। तो ऐसी तमाम तरीके की बातें हैं। लेकिन जब अमित शाह को बतौर ऑब्जर्वर बनाया गया तो उसमें देखिए नायाब सीएम चेहरे पर विज की जो दावेदारी है, एक बड़ी वजह मानी जा रही है। और जो अहिरवाल बेल्ट है वहाँ पर जो सीएम पद की डिमांड है
वो दूसरी बड़ी वजह है कि अमित शाह को वहाँ भेजा जा रहा है। अब आपको बता दें कि 90 में से 48 सीटें भाजपा के पास आई हैं, उसमें 2 ऐसी आवाज़ें हैं, राव इंदरजीत सिंह और अनिल विज, जो चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में जब अमित शाह बतौर पर्यवेक्षक जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि दोनों में से एक कोई इस बात का प्रस्ताव कर रहा है कि नायाब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि डिसिप्लिन मतलब अमित शाह, इसलिए हरियाणा में सब कुछ ठीक रहे, क्योंकि कई बार ऐसा रकस जब भी होता है पार्टी के अंदर, वो आगे आने वाली चीज़ों को खराब करता है। और आगे आने वाले दिनों में महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हैं, तो हरियाणा एक ऐसा एग्जाम्पल होगा जो जाति के जाल को तोड़कर भाजपा सरकार में आई है, यानी रिवर्स पोलराइजेशन और तमाम तरीके की स्ट्रैटेजी लाके सरकार में आई है, जो कहीं ना कहीं एक समय माना जा रहा था कि असंभव होगा। ठीक वैसे ही एक और उदाहरण कि पार्टी के अंदर वही होगा जो डिसिप्लिन में रह के होगा और जो आलाकमान चाहेंगे। ऐसे में अमित शाह का जाना वहां पर ना सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश के अलग अलग राज्य के भाजपा के संगठन को एक बड़ा मैसेज है। जी शिखा। बिल्कुल अदिति, और एक बड़ा मैसेज है, लेकिन ये क्योंकि अंदर खाने जो बातचीत चल रही है, अनिल विज को हम सब ने सुना है चुनाव से पहले, उन्होंने बाकायदा वो सामने आकर के ये कहते नजर आए कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूँ, मुझे जनता ने 7 बार प्यार दिया, मुझे लगता है कि इस बार मैं लौटा तो मुझे एक मजबूत पद मिलना चाहिए। अनिल विज को किस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश बीजेपी करेगी? और चूंकि गृह मंत्री शाह खुद पर्यवेक्षक बने हैं, तो सवाल ये भी है कि क्या अनिल विज की तरफ से कुछ ऐसी बातें कही जा रही है जिसमें डिसिप्लिन कहीं चरमराता हुआ बीजेपी के अंदर नजर आएगा? आदिति, देखिए, विधायक दल की जिस दिन बैठक होगी, अगर उस दिन ऐसा कोई मौका आता है, क्योंकि अनिल विज बेबाक है पहला, और दूसरी बात यह है कि अनिल विज खुद को अमित शाह के करीबी भी मानते हैं, और तीसरी बड़ी बात है कि अनिल विज वहाँ पर पंजाबियों का बड़ा चेहरा है। चौथी बात यह है कि जब मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया था, तब अनिल विज ने खुलकर ये दावेदारी की थी कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जब ऐसी कोई भी स्थिति विधायक दल की बैठक वाले दिन आती है, तो केवल और केवल वो अमित शाह ही होंगे जो स्थिति को कंट्रोल कर पाएंगे, या यूं मानिए कि केवल अमित शाह की प्रेजेंस में ही अनिल विज ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो पार्टी के डिसिप्लिन के या पार्टी के उन गाइडलाइन से बाहर की चीज़ होगी। और अगर करते भी हैं तो उनका एक तरीका होगा जिसको अमित शाह बखूबी समझेंगे और अमित शाह उसको संभाल पाएंगे। जैसा आपने कहा, वो ये दावा कर सकते हैं कि वो 7वीं बार विधायक है, वो ये दावा कर सकते हैं कि मैं पंजाबियों का फेवरेट चेहरा हूँ, वो दावा कर सकते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े पद, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाली हैं, और वो ये दावा कर सकते हैं कि सीनियरिटी के तर्ज पे अब मुझे बनना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज के लोग इस बार नहीं हर बार खुलकर भाजपा को वोट करते हैं जी। तो ऐसे में केवल और केवल अमित शाह होंगे, क्योंकि अभी फिलहाल पार्टी के अंदर ऐसी कोई वजह नहीं है कि नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। यहाँ तक कि चुनाव के दौरान जब घर घर जाके कैंपेन हो रहा था आधी रात को, जब रात के अंदर एक जो स्ट्रैटेजी बन रही थी, तब एससी समाज को ये कहा गया था कि जब जो पिछड़ा समाज है उसको ये कहा गया था, बार बार ये मैसेज दिया गया था कि सैनी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए बीजेपी के पास अभी कोई वजह नहीं है, और अनिल विज अगर किसी भी तरह की आवाज़ उठाते हैं तो विधायक दल की बैठक में सीनियर पर्यवेक्षक अमित शाह उसे बखूबी संभाल लेंगे। थानेश्वर मेरे सहयोगी भी इस समय ग्राउंड जीरो से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। थानेश्वर, हमने देखा चुनाव के जो नतीजे आए उसमें लगभग 8 से 9 मंत्री थे मेरे ख्याल से जो चुनाव हार गए। तो ये मंत्रिमंडल जो होने वाला है हरियाणा में, वो इस बार किस तरीके से होगा? क्योंकि अदिति बता रही है कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे, कम से कम ये माहौल इस समय इसी तरीके का बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा? देखिए माहौल ही नहीं, कंफर्म है कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। भारत 24 पे सबसे पहले हम ये अनाउंस कर रहे हैं कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि पंचकुला की रैली में अमित शाह ने ये अनाउंस किया था कि नायब सैनी के चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और तीसरी बार सरकार बनेगी तो अमित शाह की नायब सैनी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ बिल्कुल, अदिति भी यही कह रही थी कि वही पंचकुला के उस रैली का जिक्र अदिति ने अभी किया था। लेकिन चूंकि मंत्रिमंडल को लेकर के सवाल इसलिए अहम है क्योंकि जिसपे दाव बीजेपी आलाकमान ने पहले चला वो कहीं ना कहीं फेल हो गया। हाँ, भले 48 सीटें उनके खाते में आई है, तो फिर मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा?
देखिए, टिकट वितरण समारोह में जिस तरीके प्रत्येक जाति वर्ग का ध्यान रखा गया था, इस वक्त मंत्रिमंडल में उस तरीके जाति वर्ग का खास तौर से ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि इस चुनाव के अंदर ओबीसी और एससी वोटर्स काफी बीजेपी को मिले, तो एससी और ओबीसी वोटर्स का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जो 3 मंत्री जीत कर आए हैं, अनिल विज हो गए, मूलचंद हो गए और ढांडा हो गए, इन तीनों को तो मंत्री बनना। देखिए, मंत्रिमंडल में जिस तरीके मैं कह रहा था कि टिकट वितरण के अंदर जिस तरीके से जाति वर्ग का ध्यान रखा गया था, मंत्रिमंडल में उस तरीके जाति वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि अनिल विज जो बार बार ये कहते हैं कि यदि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो मैं हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदल दूंगा। अब उनको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, क्योंकि इससे पहले जब नायब सैनी की कैबिनेट बनी थी तो उस कैबिनेट में उन्होंने काम करने से साफ मना कर दिया था। अब देखते हैं कि अनिल विज को, जब सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि हो सकता है अनिल विज को स्पीकर बना दिया जाए। इसके साथ साथ मूलचंद शर्मा हो गए, ढांडा हो गए, इन दोनों का मंत्री बनना कंफर्म है। पंजाबी बिरादरी से जो आते हैं, पंजाबी बिरादरी से कृष्ण मिड्डा का मंत्री बनना कंफर्म जैसा लग रहा है। इसके साथ विपुल गोयल बनिया बिरादरी से बन सकते हैं। एससी और बीसी बिरादरी से 2 मंत्रियों के बनने की संभावना है। खास जाति वर्ग एरिया को ध्यान रख के पहली बार ऐसा होगा कि प्रत्येक जाति वर्ग को ध्यान रख के मंत्री बनाया जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पंचकुला का यही वो दशहरा ग्राउंड है जिस पर आने वाली 17 तारीख को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री के रूप में नायब सैनी शपथ लेंगे, उनकी कैबिनेट शपथ लेगी। इसी दशहरा ग्राउंड के अंदर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, अमित शाह आएंगे, राजनाथ सिंह आएंगे और जेपी नड्डा आएंगे। इनके साथ साथ जो बीजेपी की सीनियर नेता है वो आएंगे। इसके साथ साथ आरएसएस से जुड़े सभी नेता भी आएंगे। 10,000 लोगों के बैठने की यहां व्यवस्था की गई है और सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा के बहुत पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि देश के साथ साथ विदेशों से भी लोगों के आने की संभावना है। इसलिए किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता प्रशासन। और सबसे बड़ी बात है कि इस समारोह को भव्य बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि 17 तारीख में कुछ ही दिनों का समय शेष रह गया। कुछ दिन पहले यहां दशहरा मनाया गया, लेकिन अब जिस तेजी से यहां तैयारियां चल रही हैं उससे आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि इस समारोह को भव्य बनाने के लिए बीजेपी के दिन रात एक लगे हुए हैं। संजय भाटिया जो पूर्व सांसद है, उनकी अध्यक्षता में ये सारी की सारी जो तैयारियां चल रही हैं। कुछ ही देर पहले तरुण चुग यहां आकर गए हैं और भी बीजेपी के जो आला अधिकारी हैं समय समय पर यहां का विजिट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि तैयारियों में किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। जी अदिति भी हमारे साथ कनेक्टेड है। अब अदिति, क्योंकि ये जो स्वरूप उभर करके आया है हरियाणा चुनाव में, बहुत सारी बातें हो रही हैं। ये भी कहा गया कि राहुल गांधी को हुडा ने जो है गलत रिपोर्ट दी, या फिर जो रिपोर्ट वहां पर बन करके कांग्रेस आलाकमान के सामने पेश हुई थी वो बहुत सही नहीं थी, यानी बहुत ग्राउंडेड नहीं थी। क्या इसी का फायदा बीजेपी को मिला है? क्योंकि जिस तरीके से ग्राउंड पर बीजेपी काम करता रहा, आरएसएस की भी भूमिका इसमें अहम बताई जा रही है, और उसके बाद जो रिजल्ट सामने आए वो इससे पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था। शायद बीजेपी को भी अंदाजा ना हो या कोर में किसी को अंदाजा हो भी, लेकिन जब दावेदारी पेश करने की बात आती है तो आला कमान के को हमेशा सुना जाता है बीजेपी अंदर खाने, यानी कांग्रेस से इतर होकर के। तो अब जब संगठित बीजेपी में हरियाणा में हर कोई हो रहा है, तो आगे का चुनाव क्या यही तय करेगा? और गृह मंत्री शाह जब पहुंचेंगे तो मंत्रिमंडल का स्वरूप, जैसा कि अभी बताया भी थानेश्वर ने, क्या कुछ अलग होने की संभावनाएं हैं? देखिए शिखा, आपने बहुत सारे सवाल पूछे, मैं एक एक करके जल्दी से जवाब देने की कोशिश करती हूँ। पहले आपने कांग्रेस का जिक्र किया। देखिए, कांग्रेस में अब कुछ कड़े फैसले लेने का समय आ चुका है और उम्मीद कर रहे हैं कि लिया जा सके। और तमाम बातें और रिपोर्ट और अंदर के फीडबैक के बाद राहुल गांधी ये समझ गए हैं कि पार्टी के नेताओं ने अपने हित को ऊपर रखा और पार्टी के हित को नीचे रखा। शैलजा कुमारी ने अपना दर्द बयान किया है तो वहीं हुडा ने अपना, लेकिन इस बार हुडा को एक झटका मिलते हुए ये माना जा रहा है कि शैलजा कुमारी के करीबी को विधायक जो ऑपोजिशन का लीडर बनाया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस इस बात को सोचने में मजबूर हो गई है कि जब इस समय हम जीत सकते थे तब नहीं जीत सके, तो ऐसे में कई बार ऐसा भी सोचा जा सकता है कि ना ये ना वो कोई और, यही राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में है, यही मध्य प्रदेश, यही छत्तीसगढ़। तो कई कड़े कदम ऐसे राज्यों में लिए जाएंगे जहां पर ए को हराने के लिए बी ने बहुत मशक्कत लगाई है। अब उसके बाद सी ऑप्शन ढूंढा जा रहा है और राहुल गांधी इससे बहुत हद तक कहीं ना कहीं परेशान भी नजर आ रहे हैं। अब सवाल है कि कांग्रेस ने तो मदद की है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 3 महीने पहले चुनाव के सर्वे कराया था तो 18 सीटें जीत कर आ रहे थे। उसके बाद स्ट्रैटेजी बदली गई, कार्यकर्ताओं को उसकी समझाइश हुई, कार्यकर्ताओं के मन के अंदर की नाराजगी को कम किया गया, अलग अलग तरीके से कम किया गया। जो खामियां थी सरकार के अंदर, चाहे फिर वो मनोहर लाल खट्टर को ये कहा जाता था कि पोर्टल सीएम है, वो पोर्टल पे अगर आपको ज़मीन की रजिस्ट्री करानी है तो पोर्टल पे जाना पड़ेगा, और पोर्टल पे अगर नहीं होगी तो बाबू आपसे भ्रष्टाचार करवाएगा। ऐसे में सबसे पहले जो पिछले, अगर एक लाइन में कहा जाए तो बहुत ही करीबी आला कमान के व्यक्ति ये कहते हैं कि अगर आप नायब सिंह सैनी के आखिरी के 2 महीने के
कैबिनेट के फैसले सुन लेंगे तो या समझ लेंगे कि क्या फैसले लिए गए, तो ये तय हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि चुनाव क्यों जीता गया। इसके अलावा जाहिर तौर पे आरएसएस की भूमिका, इसके अलावा कार्यकर्ताओं का काम, और तीसरी बड़ी बात है शैलजा कुमारी के जिस तरह का व्यवहार था। और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इंटेंशनली ये साबित नहीं होने दिया कि अब भाजपा एज पर आ रही है। वो बार बार इसी तरह का नैरेटिव करते रहे कि जाटों की सरकार आ जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी, तो नॉन जाटों का क्या होगा, जिससे पोलराइज भी हुए। तो हर मोर्चे पर रणनीति बनाई, इसलिए भाजपा जीती है। अब बात कर रहे हैं आप कि अमित शाह गए हैं डिसिप्लिन को मेंटेन करने, और अब आती है तीसरी वजह कि अमित शाह क्यों बतौर पर्यवेक्षक गए हैं। तो मंत्रिमंडल भी एक बड़ी वजह है शिखा। मंत्रिमंडल में देखिए कौन कौन मंत्री बन सकता है। पहला, सिफारिश वाले नहीं बनेंगे। तीसरा, जातीय समीकरण को साधा जाएगा। चौथा, जो अहिरवाल जो इलाका है जहां पर राव इंद्रजीत सिंह क्लेम कर रहे हैं, उस इलाके के 2-3 मंत्री बन सकते हैं। कई ऐसे भी विधायक बनकर आए हैं जो खट्टर से नाराज थे, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। फिर पांचवी बड़ी बात है कि आरएसएस ने कई संगठन के लोगों को जिताया है, आरएसएस के लोग जीत कर आए हैं, तो उनको भी आरएसएस के सिफारिश पर भी कई मंत्री बनकर आएंगे। यानी आपको इस मंत्रिमंडल में आरएसएस की छाप नजर आएगी। इन्हीं सबको स्ट्रीमलाइन करने के लिए तीसरी वजह है कि अमित शाह खुद प्रत्यक्ष रूप से पहुंच रहे हैं, जिससे कि सब कुछ वैसा हो जो आरएसएस और भाजपा का आलाकमान और अदिति, ये कहा भी जाता है कि पुराने समय में अगर पीछे हमने कुछ गलती की तो उसको फिर आगे सही करके चलना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये ओवरऑल बीजेपी की एक बहुत बड़ी जीत है, और शायद इसी को दोहराने की कोशिश महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी करेगी भी। थानेश्वर